जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आप अपनी इस क्लास के अंदर आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का अपना दूसरा चैप्टर जो है वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा चैप्टर है क्लासिकल डांस जिससे आपसे हर एक एग्जाम में, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में इससे रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य के बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं आपकी क्लास के अंदर, ये अपने एग्जाम के अंदर। इस क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे शास्त्रीय नृत्य, उनकी विशेषताएं, कितने शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है और उनके कलाकार कौन से हैं, और प्रमुख प्रमुख उनके घराने कौन से हैं, वो भी आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे साथ में। तो जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, एक बार वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप अपनी इस क्लास के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य है क्या। शास्त्रीय नृत्य आप ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत के अंदर वर्तमान के अंदर 8 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जिसको साहित्य अकादमी या राष्ट्रीय नृत्य अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया है। वो जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और शास्त्रीय नृत्य बोलते किसको हैं, है ना, उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। चलो क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बता रखा है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, क्या होता है शास्त्रीय नृत्य। तो आप ध्यान रखेंगे भारत में शास्त्रीय नृत्य वे कला रूप हैं जिनकी जड़ें जो है वो प्राचीन ग्रंथों के अंदर, मतलब पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे, उनके अंदर जो है उनका वर्णन किया गया है। खासकर भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ जो नाट्य शास्त्र है, इस नाट्य शास्त्र के अंदर जिन नृत्यों का वर्णन किया गया है उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप। अब शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, जो कलाकार होते हैं वो अलग अलग जो है तकनीकों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भाव प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, है ना, अपने शरीर को जो है वो अलग अलग मुद्राओं के अंदर पेश करते हैं ताकि जो सामने बैठे दर्शक हैं, उनको देखने वाले हैं, वो उनके द्वारा कही गई कहानियों को, कथाओं को समझ सके। तो एक बहुत ही मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कई सारी चीजों का प्रयोग होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। वर्तमान में अपने देश के अंदर जो नृत्य अकादमी है, राष्ट्रीय नृत्य अकादमी या संगीत अकादमी, उसने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा है। वो 8 नृत्य कौन से हैं वो देखो। अच्छा, इसमें आपको बता रखा है देखो कि इन नृत्यों में कठोर नियम, तकनीक, भाव और कथा जो है उसका पालन किया जाता है। और संगीत नाट्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है। ये 8 नृत्य कौन से हैं बेटा? 8 नृत्यों में सबसे पुराना जो नृत्य है वो आप ध्यान रखेंगे, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर कथक। कथक के अलावा आप ध्यान रखो इसके अंदर वो है कथकली। कथकली के अलावा एक है मणिपुरी। मणिपुरी के अलावा ओडिसी, इनका नाम से पता है, मणिपुरी मणिपुर से है, ओडिसी उड़ीसा से है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रखेंगे एक है सत्रिया। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे देश के शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे भाई। और शास्त्रीय नृत्य से आप ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य बोलते किसको हैं, अभी मैंने बताया कि जिनका भरत मुनि के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें जिनका वर्णन किया गया है, इन्हीं को अपने को एक एक करके डिस्कस करना है सबके बारे में भाई। ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आप जो डिस्कस करेंगे वो आप पढ़ेंगे इसके अंदर, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के से संबंधित है ये। इसके बारे में आपको बता रखा है कि भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, सबसे पुराना नृत्य होगा ये। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर यह अपनी ज्यामितीय मुद्राओं, तेज फुटवर्क, जो पैरों को तेज तेज गति से हिलाकर जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं वो इसको प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं अड़बू। और चेहरे के जो भाव हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना ये। और यह एकल महिला नृतकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एक सिंगल महिला जो है वो इस नृत्य को प्रस्तुत करती है, ग्रुप के अंदर नहीं होता है, ध्यान रखना, भरतनाट्यम जो होता है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि प्राचीन काल में
जो भारतनाट्यम है इसे सादीर अट्टम के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पहले पूछा गया है कि कौन सा नृत्य प्राचीन काल में सादीर अट्टम के नाम से जाना जाता था, तो आप कौन सा बताओगे? भारतनाट्यम। या इसको दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना आपको, क्योंकि मंदिरों के अंदर जो प्राचीन काल में जो मंदिर थे, मंदिरों में जो देवदासी होती, देवदासी किसको बोलते हैं? जो देवताओं की दासी हो जाती है ना, देवताओं की जो मंदिरों में पूजा करती थी उनको देवदासी कहा जाता था। ये मंदिर के अंदर वो देवताओं के लिए नृत्य किया करती थी, उनको देवदासी बोलते हैं। उनके द्वारा भगवान की सेवा में ये नृत्य किया जाता था भाई, सादीर या दासी अट्टम। आगे इसके विषय मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं और भक्ति पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने बताया कि रामायण और महाभारत के अंदर जो बातें हैं वो भी इनका अपने नृत्यों के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। आगे देखो, भारतनाट्यम से आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। इसका नाम भारतनाट्यम कैसे पड़ा, इसको लेकर दो विचारधाराएं हैं। देखो, भारतनाट्यम नाम की व्याख्या दो तरीकों से की जाती है। दो तरीके कौन से हैं? यह भारत मुनि के नाम पर रखा गया है। कुछ विद्वान तो ये बोलते हैं कि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था उन्हीं के नाम पर इसको भरतनाट्यम कहा जाता है। दूसरा है कि यह नृत्य जो है कि तीन मुख्य तत्वों से मिलकर बना है। भारतनाट्यम के अंदर तीन मुख्य तत्व होते हैं, एक भ, एक र और एक त। भ, र और त तीनों का अपना अलग अलग मतलब होता है। तो भ, र और त से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको भरतनाट्यम बोलते हैं। वो क्या, देखो, भ से मतलब बनता है भाव, मतलब इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, भावना और अभिव्यक्ति, आप अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। र से होता है राग, राग मतलब मेलोडी, है ना, और म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, संगीत और जो स्वर होते हैं, गाते जो है या संगीत बजाते हैं, उसके हिसाब से अपनी शरीर की मुद्राओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो भय से भाव, रे से राग और तय से क्या बन जाता है? ताल। ताल मतलब रिदम, रिदम मतलब लय, है ना। तो भय से भाव, रे से राग, तय से ताल, तो भय रे तय, इसीलिए इसको आप भरतनाट्यम भी बोल देते हैं। नाट्यम का मतलब होता है डांस, है ना, डांस और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नृत्य या नाटक जिसको बोल देते हैं। इसीलिए इसको तीनों से मिलाकर भरतनाट्यम कहा जाता है, ध्यान रखना, जिसमें भाव भी है, राग भी है और ताल भी है। अब भरतनाट्यम से ध्यान रखना है आपको कि भरतनाट्यम जो है इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है आपके एग्जाम के लिए, कौन सा कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नाम ध्यान रखना है वो है रुक्मणी देवी अरुडेल। रुक्मणी देवी अरुडेल ध्यान रखेंगे आप। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला भी यही थी। राज्यसभा में पहली महिला रुक्मणी देवी को ही नॉमिनेट किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाकर इसको याद रखेंगे। आगे इसमें बता रखा है, देखो, इस कला को पुनर्जीवित करने और सम्मान दिलाने का श्रेय जो है वो रुक्मणी देवी को ही जाता है। भरतनाट्यम को प्रसिद्धि जो दिलवाई अभी नए समय में, वो रुक्मणी देवी ने दिलवाई। दूसरा इसमें आप ध्यान रखेंगे टी बाला सरस्वती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी रहने वाला है, टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती जो है इसको अभिनय की रानी जो है वो भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अभिनय की रानी पूछे तो टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मैंने शायद बताया नहीं था ना, कुचिपुड़ी भी हाँ एक शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है इन दोनों के अंदर निपुण है, ध्यान रखना, दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो रुक्मणी देवी, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप पद्मा सुब्रमण्यम, सारी महिलाओं के ही नाम होंगे, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि महिला ही करती हैं भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम ध्यान रखेंगे, एक नृत्यकी भी है, डांसर है, कोरियोग्राफर भी है और रिसर्च भी करती है, शोधकर्ता भी है ये। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मृणालिनी साराबाई, भारतनाट्यम से। इसके अलावा मल्लिका साराबाई, साराबाई जो है दोनों बहनें, ये दोनों किस नृत्य से हैं? ये भरतनाट्यम से हैं। सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से। भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों की प्रसिद्ध कलाकार हैं ये, ना, भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी नृत्य भी करती हैं ये। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप वैजयंती माला, है ना, काफी प्रसिद्ध एक्टर भी रही थी, अभिनेत्री रही थी अपने भारत में, वैजयंती माला प्रसिद्ध अभिनेत्री भी है और डांसर भी है। इसके अलावा लीला सैमसन, कई बार एग्जाम में आता है, लीला सैमसन का संबंध जो है ये किससे है? तो ये भारतनाट्यम से है। इसके अलावा अलारमेल वल्ली, अलारमेल वल्ली, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो मेन ये कलाकार हैं, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्ट किए हैं, जो कम पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा नंबर अपना स्कोर कर सकते हैं ना। होने के तो और भी बहुत सारे हैं, लिस्ट काफी सारी लंबी हो जाती है इनकी,
लेकिन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मेन मेन मैंने इसमें सिलेक्ट किए हैं भाई। कौन कौन से दोबारा देखो, रुक्मणी देवी अरुणेल राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला, भारतनाट्यम को प्रसिद्धि दिलवाई और पुनर्जीवित किया। टी बाला सरस्वती अभिनय की रानी कही जाती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराबाई, मल्लिका साराबाई, सोनल मानसिंह मोस्ट इंपोर्टेंट है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। वैजंती माला बाली अभिनेत्री है और डांसर भी है। लीला सैमसन और अलारमेल वल्ली। अच्छा, आप एक क्लास और इसके अंदर लेकर आएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे इसके अंदर भी इनको कौन कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार मिले हुए हैं और कौन सा पुरस्कार इनको कब मिला था, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है अभी आगे उसमें ये पुरस्कार से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं आपको, कि सारा सब कुछ मिक्स हो जाता है। उसकी आप एक अलग से क्लास बनाएंगे भी, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी आप अलग से डिस्कस करेंगे। तो भरतनाट्यम से हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो अपना, वो है कथक। कथक किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राज्य ध्यान रखेंगे आप, उत्तर भारत या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश। कथक जो है इसको दो राजघरानाओं में जो है स्थान दिया था। दो राजघराने थे प्राचीन काल में या मध्य काल में बोल दें आप, जिन्होंने कथक को विकसित करने में भूमिका निभाई थी। एक तो लखनऊ के अंदर अवध जो था, अवध जो शासक था वाजिद अली शाह, उसने इसको बढ़ावा दिया। दूसरा जयपुर के जो शासक थे, उन्होंने भी कथक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमें इनके घराने भी ध्यान रखने पड़ेंगे और कौन सा जो कलाकार है किस घराने से संबंधित कथक में, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो कथक में क्या होता है देखो, इसको समझते हैं एक बार। जो कथक शब्द है कथा से बना हुआ है ना, कथा से बना हुआ है कथक। कथा मतलब कहानी। अब है जिसका अर्थ होता है कहानी सुनाना। यह नृत्य कहानी कहने की एक कला है। इसमें तेज चक्कर, जटिल फुटवर्क जिसको तत्काल बोल देते हैं, और भाव भंगिमाओं का सुंदर समन्वय होता है। इसके तीन प्रमुख घराने हैं, जैसे मैंने बताया था कि तीन घराने हैं। दो तो प्रसिद्ध है इसके, लखनऊ और जयपुर जो है। एक तो लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना है, और एक इसका बनारस घराना है कथक का। कथक का अर्थ ध्यान में रखना है, कथा से कथक बना हुआ है। अब देखो तीन घरानों के बारे में आपको आगे जानना है। पहला देखो इसमें लखनऊ घराना। जो लखनऊ घराना है इसका विकास जो है, इसका ध्यान रखें, इसका विकास अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जैसे मैंने पहले बताया था, वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। तो कथक को पूछ ले किस शासक ने बढ़ावा दिया था, वाजिद अली शाह ने बढ़ावा दिया था, जो अवध का नवाब था। अवध का अंतिम नवाब भी यही था ना, अवध का आखिरी शासक भी वाजिद अली शाह ही था। इसकी विशेषता क्या है, ध्यान रखेंगे, यह घराना अपनी सुंदरता, कोमलता, अभिनय और भाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसमें गतियों में नजाकत होती है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। लखनऊ वैसे भी जाना जाता है अपनी नजाकत के लिए भी ना, क्योंकि लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है ना। नजाकत भरी पड़ी है यहाँ पर लखनऊ के लोगों के अंदर। अगला है इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं। कलाकार ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने से है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कथक से संबंधित है। इसके अलावा लच्छू महाराज और शंभू महाराज। महाराज जिसके नाम के पीछे आ जाए तो मोस्टली किससे मिलेंगे आपको, वो लखनऊ घराने से और कथक के कलाकार मिलेंगे, हमें ध्यान रखना है ना। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ये तीनों लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर वो है जयपुर घराना। जयपुर घराना का विकास ध्यान रखें, इसका विकास जो है राजस्थान के राजपूत राजाओं के दरबार में हुआ। राजस्थान में ही है जयपुर, आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या है कि यह घराना लयकारी, तेज गति, शक्तिशाली फुटवर्क और जटिल चक्करों पर आधारित जोर देता है। इसमें वीर रस की प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है भाई। जो वीर रस होता है, वीरताओं को मतलब जो कलाकार होते हैं वो ज्यादा दर्शाते हैं इसके अंदर अपने आप में। राजपूत शासक जो युद्धों के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने अपने इस नृत्य में वीर रस को ज्यादा बढ़ावा दिया था। कलाकार कौन से हैं इसके, एक तो पंडित राजेंद्र गंगानी, पंडित सुंदर प्रसाद। राजेंद्र गंगानी और सुंदर प्रसाद दोनों आपको ध्यान रखने हैं, जयपुर घराने से संबंधित हैं ये। इसको आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे चीजें, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख के आप इनके आसानी से उत्तर कर लोगे, जो नाम पढ़ा हुआ होगा ना। एक बारी, दो बारी, तीन बारी आपको इनको पढ़ना पड़ेगा पहले में। अगला बनारस घराना है। बनारस घराना देखो, यह जानकी प्रसाद जी के द्वारा विकसित किया गया था ना, बनारस घराना जानकी प्रसाद द्वारा। विशेषता है कि यह घराना अपनी लय की शुद्धता के लिए जाना जाता है। इसमें तत्काल के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग होता है और यह थोड़ा आध्यात्मिक झुकाव रखता है अभी ना।
ये अध्यात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव देता है नृत्य के अंदर अपने। ठीक है, तो इससे इतनी बातें ध्यान रखनी है अपने को। अगला नृत्य देखें आप। जो अगला नृत्य है या इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं पहले ना। कलाकार वैसे आपको बता दिए, मेन वही हो जाएंगे भाई। कलाकार में एक तो पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, हमने पढ़ा इसके बारे में। इसके अलावा पंडित लच्छू महाराज पढ़ा हमने, पंडित शंभू महाराज पढ़ा, तीनों लखनऊ घराने से हैं। सितारा देवी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कथक कवीन के नाम से प्रसिद्ध है ना। कथक कवीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सितारा देवी। पंडित गोपी कृष्ण सोमना नारायण, कुमुदनी लाखिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। कुमुदनी, कुमुदनी जो है कथक से संबंधित है। अच्छा, मालविका सरकार, रोहिणी भाटे, ये सारे जो कलाकार हैं ये किससे संबंधित है? कथक से। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी कथक कवीन के नाम से फेमस है। पंडित गोपी कृष्ण, सोमना नारायण, इसके अलावा ध्यान रखें कुमुदनी, मालविका और भाटे, ये सारे के सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? ये कथक से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अगला है हमारे लिए वो है कथकली। कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल से संबंधित है ये। केरल से। केरल के दो हैं शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप। कथकली के बारे में आपको बता रखा है कि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य नाटिका है भाई ना, ये पुरुष प्रधान है। और भरतनाट्यम जो है वो क्या है? भरतनाट्यम महिला प्रधान है। इसके अलावा कथकली जो है, कथकली का अर्थ है कहानी और अभिनय। कथ का मतलब तो कहानी हो गया, कथा हो गया, ध्यान रखना है ये। इसमें विस्तृत और रंगीन वेशभूषा, भारी मेकअप और विशाल मुकुट, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार, किस नृत्य में मुकुट का प्रयोग किया जाता है? तो मुकुट का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है आपको, कथकली के अंदर। कलाकार बिना बोले केवल चेहरे के भावों और हाथों के इशारों से कहानी कहते हैं ना, बिना बोले अपने भाव प्रदर्शित करते हैं, हाथों से इशारे करके कहानियां बताते हैं। इसके विषय महाभारत, रामायण और पुराणों से जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय ऐसा है जिसमें महाभारत और पुराणों का समन्वय होता है? तो आप बताओगे कथकली। ठीक है, इसके अलावा इससे ध्यान रखेंगे आप, कथकली की जो जड़ें हैं केरल की प्राचीन कलाओं जैसे कुटियाट्टम और कृष्णानाट्टम और रामानाट्टम में है। ये भी पूछ लेता है किससे जुड़े हुए हैं ये? कुटियाट्टम, कृष्णानाट्टम और रामानाट्टम, कृष्ण, राम और कुटिया, ध्यान रखना है आपको। इसकी शारीरिक भाषा और ऊर्जा केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट है ना। मार्शल आर्ट कौन सी है? कलरियपट्टम, कलरिप कलरिपियट्टम, कलरिपियट्टम, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। कलरियपट्टम का संबंध जो है ये किससे संबंधित है, या कौन सा एक नृत्य मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है? तो कलरियट्टम ध्यान रखेंगे आप। आगे है, परंपरागत रूप से यह पुरुषों द्वारा किया जाता था, यहाँ तक कि महिला पात्रों को भी पुरुष ही निभाते थे, ध्यान रखना है आपको। महिलाओं का कोई रोल है तो उसको पुरुष ही निभाएंगे, महिलाएं ये नृत्य नहीं करती थी। कलरियापट्टम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भाई, मार्शल आर्ट से संबंधित है ये। एक छऊ पढ़ेंगे आप, वो भी मार्शल आर्ट से संबंधित है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? एक तो ध्यान रखें कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णन नायर, कलामंडलम आ जाए तो ये इससे ही हो जाएंगे कथकली से, ध्यान रखना। एक कोट्टकल शिवरामन, ये स्त्री पात्रों को निभाने के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो इसमें स्त्रियों के जो रोल होते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं, और इनके लिए प्रसिद्ध कौन है? कोट्टकलक शिवरामन, ध्यान रखना है आपको। गुरु गोपीनाथ, रमनकुट्टी नायर, मदावूर वासुदेवन नायर, है ना। ये नाम आपको एक बार दो बार पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, तब जाकर आपको याद होंगे। कौन से? कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णन नायर, कोट्टकल शिवरामन, गुरु गोपीनाथ, रमनकुट्टी नायर, मादावूर वासुदेवन नायर, नायर आ जाएंगे तो आपको ये कथकली के साथ जाना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश, है ना। कुचिपुड़ी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कच्ची पुड़ी, आंध्र का मतलब हो गया अंधेरा, है ना, उसको ऐसे याद कर ले। कच्ची पुड़ी कब खाओगे? जब अंधेरा होगा तभी खाओगे, वरना क्यों कच्ची पुड़ी खाएंगे भाई ना। कच्ची पुड़ी का मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना। ये इसके बारे में आपको बता रखें, कच्चीपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कुचेलपुरम। कुचेलपुरम या इसी को कुचिपुड़ी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पहले पूछा जा चुका है, इसका ध्यान रखना है। कुचेलपुरम के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। आगे माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में संत
सिद्धेंद्र योगी ने इस नृत्य शैली को विकसित किया था ना, ये नाम भी आप ध्यान रखोगे, सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी को विकसित किया। यह नृत्य और नाटक एक संयोजक है, इसकी एक अनूठी विशेषता तरंगम है। तरंगम का संबंध पूछे तो भी आप किसको बताओगे, कुचिपुड़ी को, जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारे पर खड़े होकर और सिर पर पानी का बर्तन रखकर नृत्य करता है ना। पीतल की थाली होती है, नीचे थाली रखकर उसके अंदर क्या होता है, उसके किनारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं जो कलाकार होते हैं, और सिर के ऊपर जो टोकनी या कोई घड़ा रखकर उसके हिसाब से भी नृत्य करते हैं। ये किसमें होता है, कुचिपुड़ी के अंदर होता है। इसमें भरतनाट्यम की तरह कठोरता और कथक की तरह प्रवाह दोनों का मिश्रण होता है भाई। तो कथक का और भरतनाट्यम का दोनों का मिश्रण है कुचिपुड़ी। अब इसके कुचिपुड़ी के रूप में ध्यान रखना, इसके बारे में आगे आपको बता रखा है कि परंपरागत रूप से यह एक नृत्य वाटिका थी जिसे केवल पुरुष ब्राह्मणों के समूह, पुरुष ब्राह्मण का जो समूह था उसे क्या कहा जाता था, भागव थालू, भागव थालू के नाम से जानते थे, उनके द्वारा ही ये प्रस्तुत किया जाता था। वे गांव गांव जाकर पौराणिक कथाओं का मंचन करते थे। सिद्धेंद्र योगी, जिसको आपने पहले भी पढ़ा था, सिद्धेंद्र योगी के द्वारा रचित भामा कलापम एक पुस्तक हो गई या एक ग्रंथ हो गया, भामा कलापम, इसका सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटक है भाई, जिसमें भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है। भामा कलापम में सत्यभामा की कहानी है, उसी कहानी को जो है भरतनाट्य इसमें कुचिपुड़ी के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। 20वीं शताब्दी में गुरुओं जैसे वेमपति चिन्ना सत्यम ने इसे एकल नृत्य के रूप में भी विकसित किया, और महिलाओं ने भी इसमें प्रस्तुत करना शुरू कर दिया भाई। मतलब पहले ये पुरुष ही करते थे और बाद में 20वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, इसे महिलाओं के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाने लगा। पहले ये ग्रुप में हुआ करता था और 20वीं शताब्दी में वेमपति चिन्ना सत्यम ने इसे एक सिंगल व्यक्ति भी इसको डांस कर सकता है उसके रूप में भी इसको प्रसिद्धि दिलवाई गई। अब ये ग्रुप में भी होता है और एक सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है, महिलाएं और पुरुष दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं कुचिपुड़ी के अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे इसके प्रमुख कलाकार कौन है, एक तो यही हो जाए गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने इस शैली को व्यवस्थित किया था भाई। एक यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा इनके बारे में। राजा और राधा रेड्डी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा और राधा रेड्डी ये मतलब जो है ग्रुप जो है उसके अंदर नृत्य करते हैं, युगल नृत्यक है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ध्यान रखने। स्वपन सुंदरी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, वैजयंती काशी, ये इनके प्रमुख नृत्य के कलाकार हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर अगला वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कौन से राज्य से संबंधित है, ये केरल से। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से हैं दो केरल के, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। कथकली आप पढ़े, अब मोहिनी अट्टम देखो। मोहिनी इसका नाम का अर्थ क्या है, देखो मोहिनी अट्टम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मोहिनी, मोहिनी का अर्थ है मन को मोह लेने वाली स्त्री भाई। दूसरा है अट्टम, अट्टम का मतलब होता है नृत्य, कि हर एक के नाम के पीछे लगभग अट्टम शब्द लगता है, अट्टम का मतलब नृत्य ही होता है। तो मोहिनी अट्टम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक मनमोहक स्त्री का नृत्य है। ऐसी स्त्री जो मन को मोहने वाली होती है उसका जो नृत्य होता है उसको मोहिनी अट्टम बोलते हैं भाई। पुराना आधार क्या है इसका, इसका ये कहा जाता है कि इसका नाम भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार के नाम से जुड़ा हुआ है जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान असुरों से अमृत कलश को बचाने के लिए धारण किया था। मतलब ये जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय की कहानी है कि भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप धारण किया था ताकि असुरों से उस अमृत को बचाया जा सके, है ना। वो असुरों के लिए किया था, उसके नाम पर इसका नाम रखा हुआ है ना। कुछ कथाओं के अंदर ये भी बताया गया है। यह नृत्य उसी मोहिनी की सुंदरता और लावण्य का प्रतीक है ना, तो वो समुद्र मंथन वाली कहानी इसके अंदर बताई गई है। भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है मोहिनी। आगे है इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, तो देखो यह मुख्य रूप से मंदिरों में एकल महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता था। त्रावणकोर के महाराज स्वाति थिरुनाल, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसका विकास और संरक्षण प्रदान किया भाई इसको मोहिनी अट्टम को, तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप, महाराजा स्वाति थिरुनाल। हालांकि ब्रिटिश काल में अन्य देवदासी परंपराओं की तरह इसका भी पतन हुआ, और जो नृत्य थे उनका पतन हुआ, इसका भी पतन हो गया जो अपने अंग्रेज जिस समय आए थे। बाद में 20वीं शताब्दी में महान मलयालम कवि वलथोल नारायण मेनन और कलामंडलम कल्याणी कुट्टू
अम्मा जैसे कलाकारों ने इसे पुनर्जीवित किया। तो ये दो नाम ध्यान रखने हैं आपको, वलथोल नारायण मेनन और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने इनको फिर से विकसित किया, फिर से इसको जीवित किया इस नृत्य को। इसके कलाकार कौन से हैं जो भी आपको बताया मैंने, एक तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है इसको भी। एक सुनंदा नायर, स्मिता राजन, कनक रेले, नीना प्रसाद, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेमन मेनन। मेन है इसमें कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इन्होंने ही क्या किया था, मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किया था। अंग्रेजों के समय जो ये खत्म हो गई थी परंपरा, उसको दोबारा नए सिरे से शुरू किया था इन्होंने भी, इसीलिए इसको मोहिनी अट्टम की जननी भी कहा जाता है। सुनंदा नायर, स्मिता राजन, कनक रेले, नीना प्रसाद, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, ये सारे जो है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है ओडिसी। ओडिसी नाम से पता है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये ओडिशा से। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो आप ध्यान रखेंगे, ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारत के सबसे पुराने जीवित नृत्यों के रूप में से एक माना जाता है। जो पुराने साक्ष्य मिले हैं उसमें ओडिसी के जो प्रूफ है वो सबसे प्राचीन काल में मिले हैं भाई। इसका उल्लेख जो है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ऑर्डर मागधी के रूप में मिलता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ऑर्डर मागधी। ऑर्डर मागधी के नाम से किस नृत्य का वर्णन है तो आप बताओगे ओडिसी का वर्णन मिलता है भरतनाट्यम के अंदर। इसके अलावा इसका विकास कैसे हुआ ध्यान रखेंगे, यह नृत्य ओडिशा के मंदिरों में विकसित हुआ था, जहां इसे महारी, जिसको मंदिर की नर्तकियां जो होती थी उनको बोलते थे, देवदासियों के समक्ष भगवान जगन्नाथ की सेवा में करती थी। जो महारी होती थी वो इसको भगवान जगन्नाथ की सेवा के अंदर मंदिरों के अंदर ही किया करती थी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा के अंदर, वो भी आप ध्यान रखना। बाद में गोटीपुआ नामक एक परंपरा शुरू हुई जिसमें युवा लड़के महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते थे और इस कला को मंदिरों से बाहर आम लोगों तक ले गए वो। 20वीं सदी में इस नृत्य का लगभग लोप हो गया भाई। लेकिन गुरु केलुचरण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केलुचरण महापात्र जो है भाई, गुरु पंकज चरण दास और गुरु देवा प्रसाद दास जैसे महान गुरुओं के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, केलुचरण महापात्र ने किस नृत्य को विकसित किया था, किस नृत्य के विकसित में मतलब विकास करने में इनका योगदान था, तो ओडिसी ध्यान रखेंगे। केलुचरण महापात्र का संबंध भी किस नृत्य से है तो ओडिसी से आप लोगों को ध्यान रखना है ये। इसके अलावा ओडिसी जो नृत्य है अपनी मूर्ति कला जैसे मुद्राओं और गीतात्मक के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रेरणा ओडिशा के मंदिरों, विशेष रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ओडिशा के अंदर, इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और भगवान जगन्नाथ मंदिर है ये भी पूरी उड़ीसा के अंदर। इन्हीं मंदिरों की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर जो ओडिसी नृत्य है, उन ओडिसी नृत्यों की जो कलाएं हैं उनको उकेरा गया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस नृत्य का जो वर्णन है वो पूरी जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर है या कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर है, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट है देखो, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। तो कलाकार ध्यान रखो, एक तो गुरु केलुचरण महापात्र, इन्होंने ओडिसी को दोबारा से विकसित किया था, हमने पढ़ा था। एक है संजुक्ता पाणिग्रही, गुरु केलुचरण की प्रसिद्ध शिष्या थी वही है। एक सोनल मान सिंह, ये आपने पहले भी पढ़ा था। माधवी मुदगुल, इलियाना सितारा रिट्टी, कुमकुम मोहंती, सुजाता महापात्र, ये सारे इनके कलाकार हैं। ये इटली मूल की हैं, ध्यान रखना। इलियाना जो सितारा रिट्टी है ये इटली मूल की नृत्य की है, ओडिसी नृत्य की ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। गुरु केलुचरण महापात्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। संजुक्ता पाणिग्रही इनकी ये शिष्या हुआ करती थी। सोनल मान सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने पहले भी पढ़ा। माधवी मुदगुल, इलियाना सितारा रिट्टी ये इटली मूल की हैं, ये ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्य की हैं ये। आगे कुमकुम मोहंती, सुजाता महापात्र, महापात्र आ जाएगा जिसके नाम के पीछे थे वो ओडिसी के अंदर ही होगा भाई, केलुचरण महापात्र और सुजाता महापात्र, इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें सत्रिया। सत्रिया किस राज्य से है, असम से। ये सबसे नया नृत्य है ना, नए नृत्य है सत्रिया भाई। इसकी उत्पत्ति जो है वो 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत, सुधारक और कलाकार श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको।
जो शंकर देव है, शंकर देव के द्वारा सतरिया जो है उस नृत्य की उत्पत्ति की गई थी 15वीं शताब्दी के अंदर। उन्होंने असम में एक शरणम नामक धर्म, एक ईश्वर कृष्ण की भक्ति जिसको बोलते थे भाई, एक शरण नाम का धर्म चलाया था इन्होंने। उसका प्रचार करने के लिए इस नृत्य को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया था। शंकर देव ने धर्म कौन सा चलाया? एक शरण नाम धर्म। इस धर्म का प्रचार करने के लिए जो उन्होंने अपना एक मीडियम या एक माध्यम प्रयोग किया, वो किसको प्रयोग किया? सतरिया नामक नृत्य को। उन्होंने इसकी उत्पत्ति की श्रीमंत शंकर देव ने भाई। आगे इसके नाम का स्रोत जो भाई, इस नृत्य का नाम जो है वो सत्र से पड़ा हुआ है, जो असम के वैष्णव मठ या मठवासी संस्थान है। यह नृत्य इन्हीं सत्रों में विकसित हुआ था जहां भिक्षुओं द्वारा इसे भक्ति और अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में किया जाता था। जो इस मठ के अंदर, सत्र नाम के मठ में जो रहते थे, वो उसके संत या जो उसके शिष्य थे शंकर देव के, वो इसको किया करते थे वे। आगे शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है, वो सदियों तक यह कला स्तरों की दीवारों तक ही सीमित रही हुई। वर्ष 2000 के अंदर, सन 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मतलब शामिल किया गया। और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य बना हमारे देश का सतरिया। ध्यान रखना, किस राज्य से संबंधित है ये? असम से। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो गुरु जतिन गोस्वामी, शोरादी सेकिया, इंदिरा पीपी बोरा, घनकांता बोरा, मणिक पारबयन। जिसके नाम के लास्ट में बोरा आ जाए या बार इस तरह शब्द आ जाए, वो सारे सतरिया से होंगे। एक गुरु जतिन गोस्वामी, शोरादी सेकिया, इंदिरा पीपी बोरा, ये ध्यान रखेंगे आप, ये सारे सतरिया से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भी कौन सा कलाकार सतरिया से संबंधित है या कौन सा सतरिया से संबंधित नहीं है ना, या किसी का नाम देकर ये पूछ सकता है कि ये किस नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, वो है मणिपुरी। ये नाम से ही बताए कौन से राज्य से है, ये मणिपुर से है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मणिपुरी की? मणिपुरी नृत्य जो है ये राज्य के पूर्वी हिंदू परंपराओं और लोक नृत्यों से जुड़ी हुई है भाई। विशेष रूप से लाई हरोबा। लाई हरोबा हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। लाई हरोबा एक मतलब त्योहार है, एक उत्सव है जो मणिपुर के अंदर बनाया जाता है ना। लाई हरोबा भी इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा नामक त्योहार से ही मणिपुरी नामक जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है भाई। इसके अलावा इसका विकास कैसे हुआ तो आप ध्यान रखेंगे, 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद्र के शासन काल में वैष्णव धर्म जो है भाई, ये मणिपुर के अंदर फैला था। तो इस नृत्य का जो स्वरूप है वो भक्तिमय हो गया। राजा जो भाग्यचंद्र थे, उन्होंने रासलीला की अवधारणा को विकसित किया, जो आज मणिपुरी नृत्य के सबसे प्रमुख रूप है भाई। रासलीला मणिपुरी नृत्य है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजा भाग्यचंद्र, ध्यान रखना है आपको, उन्हीं के शासन काल के अंदर इसका विकास हुआ था, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पूरी तरह से राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य राधा और कृष्ण के संबंधों को दर्शाता है या उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मणिपुरी। मणिपुरी के अंदर श्री राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है हमें। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? वो है एक तो गुरु विपिन सिंह। झावरी बहने मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ना, झावरी बहने ये कौन कौन है? नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झावेरी। ये 4 बहनें हैं। चारों बहनें इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई। अगला है चारू सीजा माथुर, निर्मला मेहता, सविता मेहता और नीलेश्वरी मुखर्जी ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो है इसमें झावेरी बहनें, इसका आपको ध्यान रखना है। नयना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना। झावेरी जिसके नाम के पीछे आ जाए, वो झावेरी किससे संबंधित होंगी? मणिपुरी से ही संबंधित होंगी भाई। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नृत्य है हमारे देश का, वो है छऊ। छऊ को अभी पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा तो नहीं मिला है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसको मानते हैं। तो कुछ बातें हमें इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। क्या है? देखो, छऊ जो है इसका परिचय। एक तो छऊ ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से पूर्वी भारत के 3 राज्यों में प्रचलित है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा। ये भी सीईटी का जो एग्जाम था उसके अंदर भी एक सेट के अंदर आया हुआ था, छऊ किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो उसमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन था, पश्चिम बंगाल था। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तीनों राज्यों के अंदर ये प्रचलित है छऊ। और ध्यान रखेंगे यह एक अर्धशास्त्रीय, जैसे मैंने बताया, भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट
कलाबाजी नृत्य की अद्भुत मिश्रण होता है भाई ना, मार्शल आर्ट से संबंधित है छऊ जो है। आगे इसमें बता रखे हैं इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है। छाऊ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत का शब्द छाया जो है भाई, छाया से जोड़े हैं, जिसका अर्थ होता है छाया, छवि या मुखौटा। इसमें भी मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान इसे छावनी से जोड़ते हैं भाई, छावनी जिसको सैन्य शिविर बोलते हैं। क्योंकि छावनी से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसकी जो गतियां होती हैं युद्ध कला से आधारित होती है। इस नृत्य के अंदर युद्ध कला को या मार्शल आर्ट को प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी वजह से आगे इसका विकास जो है एक लोक परंपरा के रूप में हुआ था, जो सूर्य देव की पूजा से जुड़े हुए चैत्र पर्व जो है नामक वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता था भाई। यह नृत्य सूर्य, शक्ति और प्रकृति का उत्सव होता है। छऊ जो होते हैं, इस छऊ में ध्यान रखना, इस छऊ के तीन प्रमुख शैलियां हैं इसकी, या तीन घराने बोल सकते हैं इसके। पहला जो है वो है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है। इसकी पहचान क्या है कि यह शैली अपने विशाल और विस्तृत मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है भी ना। जो पुरुलिया छऊ है इसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। ये मुखौटे पौराणिक पात्रों, देवी देवताओं, असुरों को दर्शाते हैं और बहुत ही कलात्मक होते हैं भाई। शैली कैसी होती है इसकी पुरुलिया छऊ की, तो बहुत ऊर्जावान, नाटकीय और कलाबाजी से भरपूर होता है भाई। इसमें तेज गति से छलांग लगाना, घूमना, जमीन पर लेटना, ये सब चीजें शामिल होती है। और ये शैली कहानी कहने के बहुत जोर देती है, कहानी भी कही जाती है छऊ के अंदर। तो पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में होता है, और मेन जो है इसमें मुखौटों का प्रयोग होता है, और इसमें मार्शल आर्ट या ये कलाबाजी से भरपूर होती है। मुखौटे भी देवी देवता और असुरों से संबंधित होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है इसका वो है सरायकेला छऊ। पुरुलिया छऊ के बाद सरायकेला छऊ, ये झारखंड के अंदर होता है। इसमें भी मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पुरुलिया छऊ की तुलना में अधिक सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और काव्यात्मक होते हैं। ये मुखौटे पात्र की पूरी पहचान नहीं बताते, बल्कि एक भाव और विचार को प्रदर्शित करते हैं भाई। इसकी शैली कैसी है, तो यह शैली पुरुलिया की तुलना में अधिक गीतात्मक, कोमल और सुरुचिपूर्ण होती है। इसमें शरीर के ऊपरी हिस्से के संचालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये पुरुलिया छऊ में मुखौटों का प्रयोग होता है, इसमें भी मुखौटों का प्रयोग होता है। अंतर ये है कि पुरुलिया छऊ जो होता है उसमें तो जो मुखौटे कलाकार पहनते हैं वो किसी देवी देवता या असुर से संबंधित होते हैं, और जिसके होंगे वो मुखौटे वो उसको पहचान दिलवा देंगे इस देवता का है या इस असुर का है। इसमें पहचान नहीं दिलवाएंगे। मुखौटों का तो प्रयोग होता है, लेकिन वो एक सिर्फ प्रतीक, एक सिंबल के रूप में होता है। पूरी तरह से आपको पता नहीं लगेगा कि किस देवी, किस देवता या किसका मुखौटा है ये। इतना सा फर्क है इसके अंदर। नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ। ये मयूरभंज जो छऊ है ये किया जाता है उड़ीसा के अंदर। यह छऊ की एकमात्र शैली है जिसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता ना। मयूरभंज छऊ में मुखौटों का प्रयोग नहीं होता, बाकी पुरुलिया और दूसरे के अंदर होता है। शैली जो है इसमें मुखौटे नहीं होते, इसलिए नृतक अपने चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं। यह शैली बहुत ही परिष्कृत और सुंदर है, जिसमें कोमल और शक्तिशाली दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। इसे तीनों शैलियों में सबसे विकसित माना जाता है। सबसे विकसित जो है वो मयूरभंज छऊ ही मानते हैं, जो उड़ीसा के अंदर होता है। इसके कलाकार कौन कौन से हैं छऊ के, तो सुधेंद्र नाथ सिंहदेव, गोपाल प्रसाद दुबे, केदारनाथ साहू, पंडित श्यामा चरणपति, तो ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये छऊ जो है हमारा अभी शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ा नहीं है, हो सकता है जल्दी इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल भी जाए भाई। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य और एक छऊ है भाई, है ना। तो आपको इनको सबको ध्यान से पढ़ना है और अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। जो बच्चे क्लास को ढंग से देख रहे हैं वो भाई, बार बार आपको क्लास ना देखो तो आपको इनको अच्छे से लिख लेना है। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर आप इसको वीडियो को शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है नीचे राजेश सर जीके के ऊपर, ठीक है। चलो इसी तरह से अगली क्लास में मिलते हैं फिर बाद में। एक और जो अपनी स्ट्रेटेजी की क्लास रहेगी वो जल्दी आएगी। बाकी आप कोशिश करेंगे कि अब आपने 2 चैप्टर जो पढ़े हैं, एक उत्सव और त्योहार और एक ये शास्त्रीय नृत्य, इनके आप पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाऊं। तो अगली क्लास में आप इनके क्वेश्चंस करेंगे जो मेन मेन बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।